ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, और ये भी आपके बोर्ड्स क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक बार फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर लिया है, स्पेशली क्लास 10th के लिए ये सीरीज़ हम बना रहे हैं। फर्स्टली आपका जो फोटोसिंथेसिस था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। इसी तरह रेस्पिरेशन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से माना जाता है। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में जिक्र कर रखा है। फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, नॉट पूरे साइंस का फर्स्ट चैप्टर। लाइफ प्रोसेस जो आपका चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में, ठीक है, तो वो उसमें एक आपका आता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ओके, तो हम रेस्पिरेशन की बात करने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते थे? ग्लूकोज को बनाते थे। यहाँ क्या करेंगे? ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें तोड़ते हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, इसीलिए इसको आप कैटाबॉलिक प्रोसेस जनरली कहते हो। क्या कहते हो? कैटाबॉलिक। अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब होता है ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें तोड़ने का काम किया जाए। ठीक है, कहीं कहीं इसको एम्फीबॉलिक भी कहा जाता है। एम्फीबॉलिक यानी ये वैसे आपके हायर लेवल की बात है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मेनली तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? तोड़ने का काम होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी पाथवे में से कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एनाबॉलिक भी है। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक को मिला करके हम कहते हैं एम्फीबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या है मैम? एक तरह की प्रोसेस है जिस रिएक्शन में चीज़ों को तोड़ा जाए उसे कहते हैं कैटाबॉलिक, जिसमें जोड़ा जाए उसे कहते हैं एनाबॉलिक, और जब तोड़ने और जोड़ने दोनों का काम हो तो उसे हम कहते हैं एम्फीबॉलिक। ठीक है, ओके। तो देखो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है, और रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, और एक चीज़ हम पढ़ेंगे कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगी आपका, तो लास्ट तक देखते रहना। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है कि द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज और एनी अदर फूड कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू रिलीज एनर्जी। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ करके हम क्या रिलीज करें? एनर्जी रिलीज करें, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसे आप ब्रीदिंग मत समझ लेना, सांस लेना सांस छोड़ना, ये ब्रीदिंग कहलाता है, रेस्पिरेशन नहीं। रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? इट इज द प्रोसेस in which glucose is broken down to release energy। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ करके हम क्या निकालें? एनर्जी निकालें, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे पहली ज़रूरत तो क्या है हमारी? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो पहली ज़रूरत क्या हो गई? ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ये चीज़ हमें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे अभी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके, तो इसे नोट कर लो तब तक आप। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट। सेल को चाहिए होता है, देखो रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल में होती है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ होती है? हर एक सेल में होती है। ठीक है, हर एक सेल को ज़रूरत होती है फूड की,
फूड इन द सेंस ग्लूकोज, ठीक है। दूसरी बात, ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ये दो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। और देखो अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो वो दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन होगा, हम देखेंगे। ऑक्सीजन चाहे प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर नहीं भी हो तब भी हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ये हो गई मेनली रिक्वायरमेंट किसकी, आपको फूड की रिक्वायरमेंट मेनली है। और कभी कभी हमें ऑक्सीजन लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। कब लगेगा कब नहीं लगेगा अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर? ओके। तो आई होप आपने इतनी बातें नोट कर ली होंगी। अब मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ और आपको अच्छी तरह से समझाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स देखेंगे फिर हम रिएक्शन पे आएंगे एट द लास्ट। ओके, चलो। चलो देखो, अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपकी दो टाइप की होती है। पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है आपका एनएरोबिक। एरोबिक मतलब होता है ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट एनएरोबिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ठीक है। या फिर क्या हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की कमी हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। दोनों में हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, लेकिन एरोबिक में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन लगता है, जबकि एनएरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। एक बार देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी बार देखेंगे एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, और तीसरा देखेंगे एनएरोबिक जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो लेकिन टोटली एब्सेंट ना हो, ठीक है। तो वन बाय वन इन तीनों को देखेंगे और यही हमारा एंड हो जाएगा इस इस पूरे लेक्चर का वही एंड होगा जहाँ पे हम ये तीनों टॉपिक फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और रह गया है, आप जल्दी से सीख जाओगे रेस्पिरेशन। इतनी बातें नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो इसमें से हम फर्स्ट देखने जा रहे हैं, पहले वाले को देखते हैं। पहला हमारा क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हम ग्लूकोज लेते हैं ना, मैंने आपको बताया रिक्वायर्ड क्या है, ग्लूकोज है। जो हम ग्लूकोज लेते हैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी पूरी तरह से उसे तोड़ लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उससे एनर्जी निकाल ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे कि इट इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ लिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को जब पूरी तरह से तोड़ लिया जाता है तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी, वो हम देखते हैं। हमने देखा कि हमें क्या ज़रूरत है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमें क्या करना है, तोड़ना है। और एरोबिक पढ़ रहे हैं तो किसकी प्रेजेंस में तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन डालेंगे तो हमारा रिएक्शन होती है, हमें मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी, और यही हमें चाहिए होती है, इसीलिए हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, ठीक है। टोटल कितने, एक ग्लूकोज से कितने CO2 रिलीज होंगे, 6 CO2। कितने CO2, 6 CO2। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो कितने CO2 आप निकालोगे, 6 CO2 निकालोगे, ठीक है। कभी कभी ये रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से दी जाती है। ये तो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट रिएक्शन। कभी कभी आपको इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में भी देता है, कैसे देखते हैं। देखो पहले ग्लूकोज लेगा, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, पायरुविक एसिड।
पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि 3 कार्बन का होता है। यानी यहाँ पे 6 कार्बन था, हमने 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बनाया, तो इसे कितनी बार बनाएंगे हम? 2 मॉलिक्यूल इसका बनाएंगे, ठीक है। और इस पायरुविक एसिड को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तब हमारा बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी बहुत सारे स्टेप्स की प्रोसेस है, इसको कंबाइन करके हम पढ़ रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें देखो 3 कार्बन थे, तो यहाँ पे कितना CO2 बनेगा? 3 CO2। लेकिन ये पूरी की पूरी रिएक्शन कितने बार होगी? 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड आपका 2 बार बना था। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और ये पूरी रिएक्शन 2 बार चलती है, जिसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आपको एक स्टेप की रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ये आपकी रिएक्शन हो गई रेस्पिरेशन की रिएक्शन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो ग्लूकोज है ना वो पायरुविक एसिड में टूट रहा है, तो इस स्टेप को हम नाम क्या देते हैं? इस स्टेप का एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। और जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी वो निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप क्या क्या ध्यान रखोगे? पहली बात, हर एक सेल के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। सेल को 2 चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो एरोबिक रिएक्शन करेगी तो। पहली चीज़ ग्लूकोज, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन। ग्लूकोज पहले किस में टूटता है? पायरुविक एसिड, या इसी को पायरुवेट कहते हैं। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर देता है? टूट जाता है किसमें? CO2 में और H2O में, और साथ में क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी अगर मैं मिला के इकट्ठे रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, ओके। एंड वन मोर थिंग, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का टूटना कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। एनर्जी कहाँ निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में निकलती है, ठीक है। तो ये जो आप स्टेप देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टेप, इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इतनी बात अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन के में ध्यान रखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप बिल्कुल आसानी से उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक और सवाल पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो अप्रॉक्सीमेटली 36 ATP से लेकर के 38 ATP तक की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी रिलीज होती है 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस से आपको मिलती है 2 ATP की एनर्जी मिलती है। इतना अगर आप याद रखो तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। आपके 10th के लेवल में इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। वंस अगेन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? ग्लूकोज को तोड़ना है, किस लिए? एनर्जी निकालने के लिए। यहाँ एनर्जी निकली है, ठीक है। एनर्जी कहाँ निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में निकलती है, ठीक है। सेल होता है ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म सब कुछ होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होगा? चेंज होगा पायरुविक एसिड में। क्या यहाँ पे उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। और ये रिएक्शन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। इस रिएक्शन को कहेंगे क्या? ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। फिर यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या कहलाता है? आपका क्रेब्स साइकिल कहलाता है। कहाँ होती है क्रेब्स साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। इतनी बातें अगर आप याद रखते हो कोई आपको नहीं रोक सकता। इसमें कितनी टोटल एनर्जी निकलती है? 36 से 38 ATP, ओके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, मैंने लिखा है कंप्लीट ब्रेकडाउन, मतलब पूरा का पूरा ग्लूकोज किस में चेंज हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। पूरा ग्लूकोज किस में बदल गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अभी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें पूरा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलता है, ठीक है। कोई ना कोई मतलब बीच में कोई अलग सा कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए हम एनारोबिक वाले को कहेंगे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं एनारोबिक रिएक्शन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम समराइज कर लेंगे ताकि हमको ये टॉपिक पूरी तरह से आ जाए, ओके। चलो,
चलो देखो, हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड है हमारा एन एरोबिक रिएक्शन, ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एक रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन उसमें होता है, जबकि एरोबिक में क्या था, कंप्लीट ब्रेकडाउन, और इसमें ऑक्सीजन नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें दो तरीके का होता है। एक होता है टोटली एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट। ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन ईस्ट के लिए होती है। ईस्ट एक तरह का आपका फंगस है, ठीक है। ईस्ट एक तरह का फंगस है, ठीक है। ये ईस्ट क्या करेगा, ग्लूकोज को, हमें हमेशा क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है। पहले किस में तोड़ेंगे, पायरुविक एसिड में, अभी जो हमने देखा था। फिर पायरुविक एसिड से यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका इथेनॉल, जो कि होता है, इथेनॉल को हम लिखते हैं C2H5OH, ठीक है। प्लस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो वो रिएक्शन जनरली कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। ईस्ट एक तरह का फंजाई है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, सेम टू सेम जैसा साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ भी उसे क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इससे बनेगा इथेनॉल जिसमें 2 कार्बन है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, एनर्जी। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड से 2 इथेनॉल बनेंगे, 2 इथेनॉल बना है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन होती है, और इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। तो अगर कोई आपसे फर्मेंटेशन पूछे, आप पूरा ये लिख सकते हो, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP। उस वाले में कितनी होती थी, 36 से 38 ATP, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती है, 2 ATP। क्लियर। तो इतनी बातें आप नोट करो, फिर हम मूव करते हैं एनारोबिक कंडीशन, जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। इतना नोट करो। चलो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एनारोबिक कंडीशन ही है लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन खत्म नहीं है लेकिन उसकी कमी है। जैसे मान लो आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली लेकिन आप उस हिसाब से सांस नहीं ले पाए, तो आपकी मसल्स क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप ले रहे हो लेकिन ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, आपकी बॉडी में उसकी कमी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऐसा कहाँ होता है, आपकी मसल्स में होता है, मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की मसल्स में होता है। और इसमें क्या होगा, वापस से हम लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। ये रिएक्शन कहाँ होगी, ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और कहाँ होती है ये, साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और इसी पायरुविक एसिड से क्या बनेगा आपका, या इस बार बनेगा लैक्टिक एसिड। इस बार क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और ये तीन कार्बन का होता है। और इसके बाद क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। आपके ईस्ट में क्या बना था, ईस्ट में बना था अल्कोहल जो कि 2 कार्बन का था, इसीलिए वहाँ पे हमने क्या रिलीज करवा दिया था, CO2। यहाँ पे बन रहा है लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन का है और पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है, तो हमें CO2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी कितनी ATP रिलीज होती है, 2 ATP, ठीक है। तो ये आपका पूरा रेस्पिरेशन है। एक बार इस चीज़ को समरी के फॉर्म में हम लिख लेते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ठीक है। तो चलो इस पूरे रिएक्शंस की समरी हम लिख लेते हैं ताकि हमको बहुत अच्छे से याद रहे, ओके।
चलो देखो, शुरुआत में क्या लिया था हमने, सब में लिया था हमने ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने तोड़ा था पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज के पास थे 6 कार्बन, पायरुविक एसिड के पास थे 3 कार्बन। फिर यहाँ से हमने क्या किया, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन जिसमें था उसमें क्या बना था आपका, 3 CO2 बना था प्लस H2O बना था प्लस क्या मिली थी, एनर्जी। और कितनी एनर्जी मिली थी, 36 से 38 ATP। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इसमें क्या बना था आपका, इथेनॉल बना था जिसको आप कहते हैं C2H5OH। फिर क्या निकला था, CO2। फिर क्या निकला था, एनर्जी। कितना एनर्जी, 2 ATP। नेक्स्ट आपका था लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका क्या बना था, लैक्टिक एसिड बना था। इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे। इसमें कोई CO2 रिलीज हुआ था, नहीं। इसमें क्या रिलीज हुआ था, एनर्जी रिलीज हुआ था। और कितना एनर्जी, 2 ATP। ये पूरा का पूरा समरी है आपके रेस्पिरेशन का। वापस से समझ लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज पहले किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में होगी। तो साइटोप्लाज्म में हो रही है और ये सभी टाइप के रेस्पिरेशन में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी स्टेप है जो सभी टाइप के रेस्पिरेशन में होगी, तो वो है ग्लाइकोलिसिस। और कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। चाहे आप एरोबिक कराए हो, चाहे एनएरोबिक कराए, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन में करा रहे हो, सभी में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी। क्या इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए। क्लियर, ओके। एरोबिक में, एरोबिक की अगर मैं बात करूं, एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। 3 क्यों है, क्योंकि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन था और एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने हैं, 2 पायरुविक एसिड। सो ये हर एक रिएक्शन कितनी बार चल रही है, 2 बार। एक ग्लूकोज के लिए 2 बार रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, ओके। एनारोबिक में क्या बन रहा है, 3 कार्बन था, 3 में से 2 कार्बन का क्या बन जा रहा है, इथेनॉल। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में 3 कार्बन का पायरुविक एसिड से 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड बना दे रहे हैं। तो एक भी कार्बन नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं किया। ओके, और ये दोनों रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, ये दोनों में कितना ATP रिलीज होता है, 2 ATP। ठीक है, एनारोबिक वाली कंडीशन होती है ईस्ट में, ये वाली कंडीशन होती है आपकी मसल्स में, और ये वाला होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमंस में ये जनरली होता है। ठीक है, हर एक ह्यूमन में ये जनरली होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट। ओके।